हेलो दोस्तों, तो देखो आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि जो एसीएफ का आपका जो फॉर्म है इंटरव्यू का उसको हमें कैसे भरना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की क्यूरीज थी कि उसमें काफ़ी चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आ रही है। और जिसने भर दिया है तो वो एक बार इसको रिव्यू कर लेना फटाफट से कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी है। छोटा सा वीडियो है। तो देखो, सबसे पहले ये आपको कुछ नहीं भरना है, ये कार्यालय का काम है, खुद आरपीएससी करेगी। यहाँ पर आपको एक एक मतलब सबसे एक प्रॉब्लम तो ये थी कि अ, कितना पोस्टल ऑर्डर लगाना है। तो एक ही पोस्टल ऑर्डर लगाना है 50 रुपए का। ठीक है। वो ऊपर जो फॉर्म रखोगे ना आप, मतलब आप तो ऊपर क्या, मतलब अपने तो ऊपर नीचे एक ही है लिफाफे में, लेकिन जो ऊपर रखो उसके ऊपर आप ये पोस्टल ऑर्डर वाला ही फॉर्म लगाना है। ठीक है। एक आपको हस्ताक्षरित नवीन फोटो लगानी है, ऐसे तिरछे हस्ताक्षर करने हैं आपको। ऐसे फोटो लगाने के बाद में साफ शब्दों में लिखा हुआ आवेदक द्वारा 2 प्रतियों में भरा जाएगा। तो फॉर्म जो है वो आपके 2 प्रतियों में भरेगा। रोल नंबर जो है वो आप यहाँ अपने मेंशन कर देना, जो आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर आपको आए थे वो सारा आप यहाँ मेंशन कर देना है। आवेदन क्रमांक भी आपने जो आवेदन किया होगा वहां पर वो मेंशन कर देना, ये आपके काम का नहीं है। पोस्टल ऑर्डर जो आप लगाओगे उस पोस्टल ऑर्डर में कुछ क्रमांक लिखे रहेंगे, तो उन क्रमांकों को आप भर देना। ऐसे लिखा रहेगा 94G करके कुछ, तो वो आप नीचे नीचे रहेगा उसमें, वो देख के इसमें भर देना। ठीक है। विज्ञापन संख्या जो है वो आपकी, जैसे जो मूल विज्ञापन निकला था, जैसे 06 परीक्षा। ठीक है। फिर उसके बाद में था वो ए सी एफ है ना, वन रेंज। वन रेंज विज्ञापन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑफिसर ग्रेड। ऑफिसर ग्रेड वन 2018-19 इस तरीके से है। पद कोड या पद क्रमांक जो है स्पष्ट तो नहीं लिखा रहता, लेकिन आपको ए सी एफ है ना, रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 लिख देना है इसमें, है ना। ए सी एफ रेंज ऑफिसर ग्रेड 1, ये मैं स्पष्ट नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप ये कर देना। पदनाम भी यही है ए सी एफ रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 करके आपका पदनाम है। विभाग का नाम वन विभाग करना है आपको, है ना। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा डालना ही नहीं है, वन विभाग जस्ट, है ना। आप जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। अगर आप सामान्य है तो सामान्य कैटेगरी सेलेक्ट करो, और यहाँ पर स्पेशली या तो टिक मार्क कर दो, या ज़्यादा सही रहेगा आप हाँ में यहाँ लगा दो, या आप यस लिख दो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। और बाकी में सब में क्रॉस कर दो। ठीक है। ऐसे क्रॉस कर देना है। ठीक है। इस तरीके से आपको ये भर देना है। फिर जब आप बात करो मूल निवास की, तो राज्य, जिला, तहसील और अन्य टिप्पणी में आपके गांव का नाम यहाँ पर मेंशन करना है आपको, या आप जहाँ रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जो 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 लोकेलिटी है आपकी, वो मेंशन कर देना है। जन्म स्थान अगर आपका अलग है तो अलग करना है, और अगर सेम है तो फिर सेम भर देना। अतिरिक्त विशेष श्रेणी की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आप देखो कि कॉलम में जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ अंकित करना है, तो वहां आप हाँ अंकित करो, और जहां आपको क्रॉस करना है वहां आप क्रॉस कर देना। ये अतिरिक्त श्रेणियों वाले, जैसे महिला है तो महिलाओं के लिए अलग है, निःशक्त के लिए है, भूतपूर्व है तो आप वहाँ, और बाकी शेष कॉलम में ऐसे क्रॉस लगा देना है अपने को। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। और अगर किसी का कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है ना, ये किसी भी चीज में, जैसे पुरुष है तो पुरुष में मान लो आपके कोई भी कैटेगरी नहीं आ रही, ना आप भूतपूर्व, ना उत्कृष्ट खिलाड़ी, ना कुछ, तो इसको छेड़ो ही मत, मतलब कुछ भी मत करना। ठीक है। और अगर आपके आ रहा है तो क्रॉस कर देना। ठीक है। और उसमें एक में हाँ भर देना। आवेदक का पूरा नाम आप यहाँ पूरा नाम लिख देना। ये अंग्रेजी ब्लॉक लेटर, ब्लॉक लेटर साफ साफ शब्दों में लिखा, बड़े अक्षरों में लिखना है, मतलब पिता का नाम, माता का नाम, है ना, जैसे हिंदी में भरना आपको सेम, है ना, साफ शब्दों में लिखा हुआ है ही। तो आवेदक की जन्म तिथि, वो जन्म तिथि आप लिख देना यहाँ पर। और फिर जो विज्ञप्ति में निर्धारित आयु थी, अब देखो आपके विज्ञप्ति में दो आयु हो गई। एक शुद्धि पत्र की आयु हो गई जिसमें 1/1/2021 मान रहे हैं, और एक आपकी जो विज्ञप्ति में थी 1/1/2019। तो जिनके जो पहले भर दिए थे वो 2001-1/2019 भरना। ठीक है। और जो बाद में शुद्धि पत्र के हिसाब से भरे थे वो 1/1/2021 भर देना। ठीक है। वैसे भी 40 वर्ष तक आयु है, लेकिन जो 39-40 वाले हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा अगर वो पुरानी वाली आयु को ही भरेंगे तो, है ना। नागरिकता की बात करें तो आप यहाँ भारतीय पे टिक लगा के यहाँ लिखना भारतीय, है ना, और इसको काट देना। धर्म आप लिख देना। ठीक है ना। विवाह की स्थिति आपकी जो भी है आप वो भर देना। विवाह का विवरण आप, अगर आपके पास में विवाह का सर्टिफिकेट है तो फिर विवाह की स्थिति में, जैसे विवाहित करके और फिर विवाह होने की स्थिति में आपको पत्नी का नाम, विवाह की तिथि, पंजीयन, पंजीयन स्थान, पंजीयन अधिकारी। अभी आपके जो मैरिज सर्टिफिकेट रहेगा ना वहां पर मेंशन रहेगा पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान, पंजीयन अधिकारी का नाम, तो वो नाम वहां पर मेंशन कर देना। ठीक है।
संतान की बात हो, संतान हो तो ठीक, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना, है ना, कोई मैटर नहीं करता। दूसरा, फिर कुल संतान की अगर अपन बात करें, वही मतलब 2001 से पहले आपकी कितनी संतान थी, 2001 2002 के पश्चात आपकी कितनी संतान रही, उस हिसाब से आपको कर देना है इसको, है ना, इसको छोड़ देना है। यहाँ पर जिसके नहीं है ना, फालतू मत बनना, जिसके जिसके नहीं है वो ना कर देना इसको, है ना, या क्रॉस लगा देना इसमें। पर क्रॉस नहीं, आप ना करना, क्योंकि क्रॉस कई बार संख्या को भी दर्शा देता है, तो इस वजह से आप ना ही कर देना इसको, ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर उसके बाद में पत्र व्यवहार आप अपना लिख देना, स्थायी पता पूरा डाल ही देना। शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूँ तो शैक्षणिक योग्यता आपको इस वे में भरनी है कि जैसे पहले प्राप्तांक आपको कितने आए हैं, कितने में से, जैसे मैं कहूँ 600 में से आपको 40 मिले हैं, 400 मिले हैं, तो आप 400 ऐसे भरना है इसको, ठीक है, 600 400 बाई 600, इस वे में भरना। फिर जो आपकी परसेंटेज रही है, जैसे 83, तो आपको प्रतिशत मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ तो लगा दो, नहीं तो आप ऐसे 50.83 लिख दो, या 40 पॉइंट आप जो भी आपकी मिल रही है वो परसेंटेज डाल देना आप। फिर अगर ग्रेड की बात करें तो यहाँ आप या तो इसमें ऐसे लिख दो फर्स्ट में, या फिर आप प्रथम श्रेणी ऐसे लिख दो, ठीक है। वर्ष, जिस वर्ष आपने इसको उत्तीर्ण किया है वो वर्ष डालना है। फिर इसके बाद में कौन सा वाला है, ये ऐच्छिक विषय। हाँ, तो देखो 10वीं की अगर मैं बोलूँ तो 10वीं में आप ना जैसे इसको लिखना ऑल, ऑल सब्जेक्ट, है ना। और कोर्स की अवधि कितनी थी 10वीं की, कोर्स की अवधि 1 साल की थी। विद्यालय का नाम आपका जो भी था, है ना, वो आपको डाल देना है। बोर्ड का नाम, सॉरी, विद्यालय का नाम क्या, तो बोर्ड का नाम तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका रहा है तो वो, या फिर सीबीएसई जो रहा है आपका वो। प्रयासों की संख्या आपने एक ही बार में अगर 10वीं पास कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो फिर आप 2-3 बार, जितनी भी बार लगाए उतनी बार लिख देना कि 2-3 प्रयासों में हुआ। फिर इसमें भी आपको सेम वैसे ही, है ना, अगर आप फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड लिख देना। वही प्रयासों की संख्या और साल कितना लगाया जो भी, ये सब सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा। ये जो अवधि है ना, ये अवधि ध्यान रखना, आपके कोर्स की अवधि कितनी रही है, और यहाँ विश्वविद्यालय का नाम या बोर्ड का नाम लिखना है। वर्ष जो भी है वो वर्ष आप लिख देना। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप पॉज करके सुन, मतलब एक बार अच्छे से जो मैंने बात बोली है वो उसको, या स्पीड और कम करके देख लेना इसको, ठीक है। उसके अलावा शिक्षा, स्नातक है तो आप स्नातक हैं, पात्रता कोई परीक्षा आपने नेट सेट गेट कुछ भी उत्तीर्ण किया है तो उसके बारे में जानकारी देनी है। कोई आपके पास में डिप्लोमा है ऐसा कुछ, तो वो डिप्लोमा भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आप जितना चाहते हो उतना बता सकते हो इसमें। अगर आपकी कोई इंटर्नशिप, जैसे कई कोर्सेज जैसे होते हैं, जैसे हमारे इंजीनियरिंग वाले, और ऐसे कई कोर्सेज होते हैं जिनमें इंटर्नशिप आवश्यक होती है, तो अगर इंटर्नशिप लागू है आपके, तो आप इंटर्नशिप के बारे में बताओ कि कितने साल की आपने इंटर्नशिप की है, कितने दिन की, ऐसा कुछ आप बताना है। अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन विवरण, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेडिकल वाले हैं, जैसे मान लो आपने एमबीबीएस की है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे आपने फार्मेसी की है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, नर्सिंग की तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो जैसे मेडिकल काउंसिल में, या राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में, या राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में, या आपका जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो आप रजिस्ट्रेशन डाल देना। मान लो आप एडवोकेट हो, आपका एडवोकेट होता होगा, बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है, तो फिर वो आप विवरण डाल देना इसमें, संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, दिनांक, मान्यता अवधि, ये लिख देना। विशेष विवरण की कोई आवश्यकता नहीं है, खाली छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप, कोई अगर चीज़ आपके अप्लाई नहीं हो रही है तो उसको खाली छोड़ देना है, इसमें परेशान नहीं होने की जरूरत। उसके बाद में आता है संस्था का नाम, पता, अनुभव, अनुभव वो जी आपका अगर अनुभव की आवश्यकता है पद के लिए, तो इस पद के लिए ऐसा कोई अनुभव बोला नहीं इन्होंने। अभी जैसे मान लो बोलते हैं ना, जैसे एसआई, अभी मोटर व्हीकल एसआई का है तो उसमें आपको 1 साल का अनुभव आवश्यक है, तो फिर वो अनुभव डालना था आपको। यहाँ एसआई इसमें ऐसे कोई नीड नहीं है, तो ये रहने देना आपका ना। फिर इसके अलावा अतिरिक्त विस्तृत सूचना की बात करें अपन, तो ये आपका काम का नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ ये आपके काम का नहीं है, आप इसको छोड़ देना, ठीक है। अगर मान लो किसी ने, मान लो काम किया है पहले भी, मतलब ये उसके लिए है कि यदि आपने पूर्व में 13D के तहत सूचना से भिन्न भी कार्य किया है तो कार्यरत, तो उसका पूरा विवरण आपको भरना है कि आपने पद कब छोड़ा है, पद कब ग्रहण किया था, नियुक्त अधिकारी कौन था पहले, अगर आप जॉब में हैं तो। फिर इसके हिसाब से अगर आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो जो भी प्रावधान उल्लेखित है, तो आप छूट प्राप्ति के अधिकारी हैं तो हाँ, और संलग्न संख्या यहाँ पर लिख देना, मतलब नहीं तो नहीं नहीं करना है, अधिकांश के लिए नहीं अप्लाई होगा ये, है ना, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, नहीं 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 सब में कर देना, ठीक है। तो कोई आपका शोध पत्र प्रकाशित हुआ हो जो इस पद के चयन के लिए सहायक हो, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कोई शोध पत्र नहीं है तो बंद कर देना इसको ना, इसको नहीं भरना। आपने, आपको कभी कोई दंडित नहीं किया है मतलब आयोग के द्वारा, तो गलती से भी मत भरना, पता लगे यहाँ बरबरा के बोल दो कि हाँ किया है दंडित, है ना, रहने देना ये आप।
या आवेदक के लिए शपथ पत्र है तो स्थान दिनांक लिख के और यहाँ आप सिग्नेचर कर देना। ठीक है, फिर इसके बाद में संलग्नक सूची आएगी जिसमें आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाओगे ना उसके बारे में जानकारी रहेगी। तो जैसे अंक पत्र आपका, तो यहाँ आप सेकेंडरी, हाई स्कूल, मैट्रिक जो भी आपका अंक पत्र है टिक लगा के और यहाँ पर लिख देना है उसका जो उसका जारी क्रमांक है, जो उसका जारी क्रमांक और दिनांक है वो यहाँ पर मेंशन करनी है आपको। और संलग्नक संख्या कौन सी है, एक नंबर पे लगाओगे तो एक नंबर यहाँ मेंशन कर देना। ठीक है, दूसरा फिर उपाधि प्रमाण पत्र, तो अगर सेकेंडरी है तो फिर आप यहाँ सेकेंडरी का ही तो लगाना है, इसके बाद जस्ट सेकेंडरी का, तो उसका जारी क्रमांक और संलग्नक संख्या 2 पे लगा देना। पर कई बार क्या होता है कि जैसे एक ही अंक पत्र और एक ही उपाधि, वही अंक पत्र होता है और वही उपाधि प्रमाण पत्र होता है, तो फिर आप एक ही नंबर डालना है यहाँ पर, है ना, सेम सेम नंबर डाल देना और जारी क्रमांक और दिनांक सेम, मतलब सेम टू सेम नंबर डाल देना इसमें। ठीक ऐसे ही हायर सेकेंडरी के लिए, ठीक ऐसे ही बीए एमबीए जो भी आपने किया है उसके लिए, और ठीक ऐसे ही आपका उसका प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र मतलब उसकी डिग्री जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलती है वो वाली डिग्री है। फिर अंक पत्र, एमए एमएससी जो भी आपने किया है, जो अधिस्नातक के लिए आवश्यक था, और जो भी सारी चीज़ें आपकी उसकी उपाधि प्रमाण पत्र यहाँ पर सेम मेंशन करना है। फिर कोई आपका अनुभव इसके लिए अप्लाई तो है ही नहीं तो फिर रहने देना इसको। अन्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है तो फिर आप अन्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, इसके अलावा जो जो नीड होती है ना, आधार कार्ड हो गया आपका, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो गया आपका, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र था तो वो हो गया, ऐसे आप भर देना है इसमें। ठीक है, फिर आता है कार्यालय टिप्पणी, ये आपके काम का नहीं, इसको खाली छोड़ देना है। फिर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र ये है कि अगर मान लो आपने जो भी योग्यता थी जो इसके लिए अनिवार्य थी वो उत्तीर्ण नहीं की थी, मान लो जैसे आप थर्ड ईयर में थे और आपको फोर्थ ईयर की जरूरत थी, वो तभी जाके आपका स्पेशली आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपने क्या है फोर्थ ईयर के दौरान अप्लाई किया था लेकिन उत्तीर्ण नहीं हुआ था। अब आपका आ गया है या तो या चल रहा है, मतलब इस दौरान अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में आपने, किंतु आवेदन की अंतिम तिथि, यहाँ लिखा हुआ आवेदन की अंतिम तिथि, तो आवेदन की अंतिम तिथि तक वो आपने शैक्षणिक योग्यता जो अपेक्षित थी, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन कर ली और फिर आप मतलब मास्टर्स कर रहे हो और मास्टर्स की अपेक्षित नहीं है तो फिर वो तो सीन ही नहीं है, उसका तो बनता ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपके स्पेशली वो अर्हता की बात कर रहे हैं जो नीड थी मतलब इस एग्जाम के लिए। अगर वो आपने उत्तीर्ण नहीं की थी मतलब अंतिम तिथि तक, तब फिर आपको ये काम करने हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है यहाँ पर ध्यान रखना ना, जब आपने आवेदन किया था उसकी, तो आवेदक के हस्ताक्षर कर देना, संस्था प्रधान के हस्ताक्षर आप यहाँ करवा लेना जिस यूनिवर्सिटी से जिस कॉलेज से आप कर रहे हो वहाँ पर। फिर आती है आपकी चेकलिस्ट, चेकलिस्ट में आपको देखो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आपके अकॉर्डिंग थी तो फिर ठीक है, सर्वदा अनुरूप थी आप टिक कर देना इसमें। ठीक उसी तरीके से आप ये जैसे यदि अभ्यर्थी ने अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया था तो यहाँ लिखा हुआ आवेदन तिथि तक प्राप्त कर लिया था तो बिल्कुल कर लिया था, टिक कर दिए। यदि अभ्यर्थी ने आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं की थी तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा में अंतिम वर्ष में पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था, तो ये अगर आपने जैसे नहीं की थी तो फिर आप यहाँ से देख लेना कि आप शामिल हो गए थे या नहीं हुए थे, उस हिसाब से टिक करना है, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना। ठीक है, ठीक ऐसे ही आप यहाँ पर साक्षात्कार की स्थिति में साक्षात्कार की तिथि तक आप उत्तीर्ण थे या ऐसा, वो टिक कर देना आप। श्रेणी के हिसाब से आप अपना श्रेणी भर देना, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, आप नहीं हैं, उस हिसाब से आपको भरना है इसको। ये सेम वही चीज़ है, इसमें कोई ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है बस उसी को ही भरना है। ठीक है, जिस श्रेणी में आपने आवेदन किया था उसी श्रेणी से है, टिक लगा दिए, खत्म। दूसरा, आप आरक्षित तिथि से पूर्व, यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ था। अब यहाँ क्या करोगे, आवेदन की तिथि से पूर्व आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ था, आप खाली छोड़ देना। जो आरक्षित श्रेणी का नहीं है उसके लिए तो है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है जो आरक्षित श्रेणी का है उसके लिए, तो आप इसको क्रॉस कर दो, खाली छोड़ दो, सेम वही चीज चलेगी। ठीक है, फिर आता है अनुभव का। अनुभव में आप जैसे आपने क्या क्या अनुभव अर्जित किया है, तो आप अगर अनुभव का है ही नहीं तो रहने देना, इसको क्या ही जरूरत है, इसको छोड़ देना इसको ऐसे कैसे। फिर आता है आयु। आयु देखो जो विज्ञप्ति में निर्धारित आयु है ना, तो जैसे आपने अगर सूची पत्र के हिसाब से बाद में किया था अप्लाई 2020 में, तो फिर आप उसके हिसाब से कर लेना, एक एक 2021 के हिसाब, और जो पहले कर रखे थे वो एक एक 2019 के हिसाब से कर लेना, जितने वर्ष जितने माह जितने दिन आए उन सबको काउंट कर लेना। ठीक है और काउंट करने के लिए देखो गूगल करना एज काउंटिंग करके, तो वो आपको बता देंगे, तो वहाँ मेंशन कर देना आपकी डेट ऑफ बर्थ और एक एक 2021, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना, तो आप ऐसे कोई गिनने मत बैठना।
विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित तिथि को आयु कितनी थी, वो अच्छा आयु सीमा कितनी है, तो जैसे ये 18 साल थी, ये 40 अधिकतम, तो यहाँ भर देना। और आप इनमें से कौन सी श्रेणी में अपने आप को मानते हैं, तो जैसे आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से है तो यहाँ पर क्रम संख्या 1 मेंशन कर दो, अगर आप नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो, ना कर दो इसको, ठीक है। बस, और बाकी ये ऐसे कैसे है ही है ना, तो सेम ऐसे रह जाएगा, ये सिंपल सा हो गया, ठीक है। इसको आप जो आप पे लागू हो रहा है उसको लागू कर दो, और जो आप पे लागू नहीं हो रहा है उसको रहने दो, उसको कोई टिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि एक सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है तो उसको कहीं पर भी टिक करने की आवश्यकता ही नहीं है, मतलब इसको खाली ही छोड़ देना है, ठीक है ना। और जिसके लिए है जो एक कैटेगरी अप्लाई हो रही है वो कर देना, इसको आपको खाली छोड़ना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर आता है अ, परिनिरीक्षा टिप्पणी, ये कार्यालय उपयोग के लिए आपके काम की नहीं है, ठीक है। अभिशंसा ये सब कार्यालय उपयोग की आपके काम की नहीं है। फिर ये अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, जो क्या होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है ना, तो जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में मेडिकल हो जाएंगे, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है। फिर जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो पुलिस को ये फॉर्म भेजा जाता है कॉपी करके, ताकि पुलिस जो है वो पर्टिकुलर प्लेसेस पे जाके और आपके बारे में पूछताछ कर सके। तो एक तो कलर फोटो यहाँ लगेगी आपकी, फिर आपका नाम, सरनाम, सरनेम है तो ठीक, नहीं तो खाली छोड़ देना। रोल नंबर और मेरिट नंबर आपके काम का है ही नहीं, छोड़ देना इसको। फिर इसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस जो है, वो प्रेजेंट एड्रेस आपका ये विलेज और डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप मेंशन कर देना, पिन मेंशन कर देना, होम एड्रेस अगर सेम ही है दोनों तो दोनों कर देना। और वैसे मैं यही कहूँगा कि दोनों आप सेम ही कर देना, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों कर देना। और ये स्पेशली अगर आप जैसे मान लो पिछले 5 सालों में कोई भी एक साल आप कहीं पर बिताए थे, तो उससे रिलेटेड आपको कि कब से कब तक बिताए थे और कौन सा वो एड्रेस था वहाँ पर, या दूसरी और जगह भी बिताए हो तो वो कौन कब से कब तक और वो कौन सा एड्रेस है वहाँ। और फिर अगर मान लो तीसरी बार और फिर आपने बिताया तो ऐसा कुछ मतलब ये भरना है। लेकिन आपने नहीं बिताया है तो किसको खाली छोड़ देना, ठीक है। फादर नेम आपको यहाँ, पोस्टल एड्रेस आपको भर देना है, प्रोफेशन पिताजी का सारा, है ना, वही वही सेम आपका ही एड्रेस, मतलब पिताजी का एड्रेस। और उनकी डेजिग्नेशन जो भी उनका प्रोफेशन है उसके हिसाब से, अगर वो मान लो जैसे अगर मैं कहूँ कि वो टीचर है तो आप टीचर भर देना। और वो डेजिग्नेशन में जैसे ग्रेड 1 है तो ग्रेड 1 कर देना, सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड कर देना, और कहाँ पर है कौन सी जगह पर उनका ऑफिस, स्कूल का नाम, मतलब तो वो वैसा आप कर देना इसमें, ठीक है। नेशनलिटी ये ऑलरेडी है मेंशन, आप इसको छोड़ देना, ये काम का नहीं है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें तो हस्बैंड के हिसाब से हस्बैंड का भर देना, वाइफ के हिसाब से वाइफ का भर देना, नहीं है तो नहीं रहने देना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भरना है आपको। फिर आपकी प्रेजेंट जो एडवर्टाइज के हिसाब से है अगर मतलब, तो वो वाली भरना है। और मैट्रिकुलेशन का मतलब है 10वीं में आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी थी, मतलब 10वीं का मतलब ये है कि जब 10वीं पास किए थे, मान लो आपने 2010 में 10वीं पास की, तो उस 10वीं पास करते टाइम पर जिस दिन 10वीं का रिजल्ट आया था उस दिन आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, मतलब वो वाली है ना। उसके बाद में प्लेस डेट स्टेट, ठीक है, ये हो ही गया पूरा आपका सारा। फिर अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हैं नहीं है तो नो या यस कर देना आप यहाँ पे। और फिर देखो ये कह रहा है कि सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आपकी एज के 15 साल पहले, मतलब अगर आप जब 15 साल के थे तब से आपने कौन कौन सी जगह पर पढ़ाई की है, मतलब तो अगर मान लो जैसे आप 15 साल के थे तब आपने 12वीं पास की थी, तो फिर उसके बाद में तो केवल आपके पास में केवल ग्रेजुएशन का ही है, तो बस ग्रेजुएशन भर देना। अगर आप 15 साल के थे, है ना, और उसके बाद में स्पेशली आपने जैसे 12वीं कर ली, फिर आप 12वीं क्या, आपने ग्रेजुएशन कर ली, फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो आप वो वाली चीज़ें भर देना, ठीक है। इसमें ये आप कर देना है ना, विलेज डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, वो जहाँ पर जो भी आपका स्कूल कॉलेज है उसका फुल एड्रेस के साथ में। फिर उसके बाद में अगर इफ़ यू हैव एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, अगर आप कोई एम्प्लॉय रहे हैं तो उसके लिए आप कौन से टाइम के लिए रहे हैं, कौन सी फर्म या इंस्टीट्यूशन में रहे हैं वो भरना है। फिर उसके बाद में हैव यू बीन एवर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, तो आप ये रहने देना, खाली छोड़ देना इसको। 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स का नाम लिखना, आपके कोई चाचा ताऊ का नाम लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप यहाँ सिग्नेचर करके ये अपना काम हो गया। और फिर इसको किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी गजिटेड ऑफिसर है उससे सिग्नेचर करवा लेना है और उसका रबड़ स्टाम्प लगवा लेना है। प्लेस और डेट वही भरेगा, उसके नाम उसके मतलब हाँ हाथ से, है ना, तो वो कर देना आप, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ा जल्दी बताया लेकिन आप इसको कम स्पीड पे देख लेना, ठीक है। और लिफाफे में बंद कर देना, स्पीड पोस्ट कर देना भारतीय डाक से।
और जल्दी कर देना, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है।